हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम जो आपकी क्वेश्चंस है थर्ड सेमेस्टर के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वहाँ से कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि एंजाइम्स विटामिन्स, ठीक है, एंजाइम्स है, विटामिन्स है एंड आपके पास ठीक है, एंजाइम विटामिन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए सिंगल कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल बिकॉज ऑल ऑफ दिस। तो एंजाइम, चाहे एंजाइम हो या विटामिन्स हो या हार्मोन्स हो, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? एनहांस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म्स दे रखा है। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होता है, विटामिन्स जो रहेगा वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है। हार्मोन्स, देखिए एंजाइम्स क्या होता है, दीज आर द प्रोटीन, है ना। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम जो होता है वो आरएनए से बने होते हैं। विटामिन्स जो कि वाइटल मिनरल्स होता है, ना कि ये प्रोटीन है, ठीक है, ये एक वाइटल मिनरल्स होता है। एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स की नेचर प्रोटीनियस हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हार्मोन्स भी हो सकते हैं, यानी कि लिपिड नेचर की, तो ये भी नहीं होगा। और एक्सक्लूसिवली सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बोल रहा है एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी में बन रहा है, ऐसा नहीं। कुछ एसेंशियल जो है ना प्रोटीन वगैरह, जैसे अमीनो एसिड्स रहता है, और विटामिन जो होता है, विटामिन है ना, विटामिन बी एंड सी हम फूड के तौर पे ऐसे ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी में बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, ये आंसर हो जाएगा। ये जो तीनों है, तीनों की फंक्शन बोल रखा है कि एनहांस ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। देखिए आप सबको पता होगा कि मेटाबॉलिज्म्स का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन है। मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेशंस भी होता है, रिडक्शंस भी होता है, ठीक है ना। तो हमने पढ़े होंगे कि जो चीज़ों से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ये रिड्यूसिंग चीज़ें हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है जिससे नेगेटिविटी चला जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, मतलब वो खुद ही क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स होता है, यानी कि हमारे सेल्स के अंदर जब भी रिएक्शन चलता है, जब एक रिएक्शन ऑक्सीडेटिव होगा तो दूसरी रिएक्शंस ऑब्वियसली रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो और किसी को तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करनी पड़ेगा। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए वो रिड्यूस हो रहा है। जो दूसरी चीज़ होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव उससे चले जा रहा है तो ऑक्सीडेटिव रहेगा। ये रखा है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कर रहा है, मतलब करवा रही हैं, इस सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेटिव नहीं, ठीक है। ये रेगुलेशन, मतलब कि पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को रेगुलेट करने में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हिच एलिमेंट इज नॉर्मली एब्सेंट इन प्रोटीन। तो प्रोटीन है तो एक किससे बनी हुई है ना, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स ऐसे आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होकर प्रोटीन बनाते हैं। तो एक अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर जब आप देखोगे, अमीनो एसिड्स कैसे बने होते हैं, एक अमीन ग्रुप रहेगा, ठीक है, एक कार्बन रहता है एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता है एंड यहाँ पे एक आर ग्रुप रहता है। ये जो आर ग्रुप होता है ये चेंज होता रहता है, अमीनो एसिड्स टू अमीनो एसिड्स ये वैरी करता है। तो अमीनो एसिड्स क्या है, जो हम पढ़ते हैं ना, मीथेन है, CH4 मेथन होता है, मतलब कि सी यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम लिख देती हूँ सी, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन रहता है। तो इस हाइड्रोजन को हम सिर्फ रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ पे अमोनिया लगा लेते हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा लेते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे रहता है और दूसरा यहाँ पे आर ग्रुप हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जब भी हम देखेंगे जो आपकी चीज़ें है कि किस प्रकार की बनी हुई हैं, तो एक अमीनो एसिड्स के अंदर सॉरी व्हिच एलिमेंट इज नॉर्मली एब्सेंट इन प्रोटीन, प्रोटीन में वो कौन सी चीज़ें जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। अच्छा तो ये चीज़ भी आपको मतलब कि यहाँ पे जो है याद रखनी है कि प्रोटीन के अंदर आपको फॉस्फोरस नहीं मिलेगा, सल्फर मिल जाएगा, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स दो होते हैं, एक होता है मेथियोनिन एंड एक होता है सिस्टीन। सिस्टीन एंड मेथियोनिन जिसके पास एसएच सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होते हैं, तो प्रोटीन के पास सल्फर होता है एंड फॉस्फोरस नहीं होता है। दूसरा चीज़ है कि कार्बन, कार्बन तो रहेगा, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन यहाँ पे ये तो है ना। अच्छा और एक चीज़ मैं एडिशन में बता देती हूँ, जो डीएनए होता है, डीएनए में आपको सल्फर दिखने को नहीं मिलेगा, डीएनए में फास्फोरस होता है, क्योंकि आपने पढ़े होंगे जो न्यूक्लियोटाइड होता है, राइबोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, उसके साथ साथ फॉस्फेट होता है, उसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेसिस होता है, नाइट्रोजनस बेसिस में ATGC आ जाएगा। तो डीएनए में सल्फर नहीं होता है,
प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है, मतलब कि पी फॉर प्रोटीन, मतलब कि नॉट इक्वल टू फॉस्फोरस, समझ रहे हो ना। तो आप उसको याद रखिए, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है, ठीक है। प्रोटीन विच इज मोस्ट अबाउंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, कौन सी ऐसा प्रोटीन है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट अबाउंडेंट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन कौन है। तो याद रखिए, मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज़ द कोलाजन, ठीक है ना। कोलाजन जो होता है ये सबसे मोस्ट अबाउंडेंट, ज़्यादा पाए जाने वाले होता है। कोलाजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो है ना, कोलाजन प्रोटीन जो होता है, एक होता है कोलाजन, एक होता है केराटिन, हेयर में केराटिन प्रोटीन होता है। कोलाजन जो होता है हमारे जो स्किन है, ठीक है ना, स्किन में मान लीजिए ये स्किन सेल्स होता है, तो इस सेल्स में यहाँ पे तो ये इस तरीके से बॉन्ड, मतलब कि लिंक करने जैसे ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। और हमारे बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन होता है, पूरा का पूरा बॉडी को कवर करके रखा है। एंड एज की साथ साथ कोलाजन की सिंथेसिस नहीं हो पाता है, इसलिए स्किन में रिंकलनेस आ जाता है। तो याद रखिए, कोलाजन जो होता है सबसे अबाउंडेंट प्रोटीन होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, याद रखिए, वाइफ याद रखिए, वाइफ WIF, ठीक है ना। 3 होते हैं, वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होता है। तो एक रहेगा फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है ना, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। तो Y स्टैंड फॉर टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन F स्टैंड फॉर फिनाइलएलानाइन एंड टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन W स्टैंड फॉर ट्रिप्टोफैन। एक्चुअली क्या होता है ना, हाँ, जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका कुछ सिंगल लेटर कोड भी होता है, जैसे लाइसिन है ना, लाइसिन्स का R होता है ना, अर्जिनिन के R होता है, लाइसिन की K होता है, हाँ, लाइसिन की K, लाइसिन अमीनो एसिड्स को K से डिनोट किया जाता है। नॉर्मली जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी पहली नाम, जैसे अलानिन की A होता है, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसकी नाम और उनकी ये जो सिंगल लेटर कोड होता है वो अलग अलग रहता है। तो आप याद रखिए, वाइफ याद रखिए, फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन जो होते हैं ये आपकी कौन सी रहेंगे, कौन सी कैटेगरी के अंदर, ये रहेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। मेथियोनिन एंड सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स रहेंगे, ठीक है ना। और एक होता है बेसिक अमीनो एसिड्स जो रहते हैं, आप ऐसे याद रखिए, बेसिक अमीनो एसिड्स HRK याद रखिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण हम ऐसे बोलते हैं, HRK याद रखिए, जैसे कि हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ठीक है ना, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये जो होते हैं ये आपकी होते हैं क्या, बेसिक अमीनो एसिड्स। उसके पास से 2, मतलब कि एक अमीन ग्रुप नहीं, एक से ज़्यादा रहता है अमीन ग्रुप, ठीक है ना। HRK, हरे कृष्ण याद रखिए, मेरा एक दोस्त था हरे कृष्ण, तो या ऐसे भी नाम रहता है हरे कृष्ण, ठीक है, याद रखिए HRK। या तो ऋतिक रोशन याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आप ऐसे याद रख सकते हो N, है ना। इसके बाद हम याद रख सकते हैं क्या, DE, ठीक है ना, आपकी एस्पार्टेट एंड एक होता है ग्लूटामेट। ये दोनों जो होते हैं वो एसिडिक एमिनो एसिड्स होते हैं, कुछ ऐसे आप याद रख सकते हो क्लासिफिकेशन की। फिर हम देखेंगे ग्वानिलिक एसिड्स EGM। तो ये पूछ रहा है कि ग्वानिलिक एसिड्स जो होता है ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ग्वानिलिक एसिड्स जो होता है, एक तो ग्वानाइलिक एसिड्स ये पूछा है, ठीक है। अच्छा, सो हम देखेंगे, तो जैसे आपको पता होगा जो DNA बनाने में क्या यूज़ होता है, न्यूक्लियोटाइड यूज होता है, समझ रहे हो ना, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा कैसे, देखिए, जैसे आपको पता होगा इस तरीके से पेंटोज शुगर है, ठीक है ना, 5 कार्बन कॉन्टेनिंग, उनके कार्बन 2 पोजीशन में सिर्फ OH होता है, OH नहीं रहता है। एंड कार्बन 1 पोजीशंस में यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ग्वानिन अटैच हो गया, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस, ये आपकी शुगर है। तो इस चीज़ों को हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे आके आपकी जुड़ जाएगा क्या ना, फॉस्फोरस, ठीक है ना, 5th में फॉस्फोरस जुड़ जाएगा, उसके बाद उनका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये कौन सी न्यूक्लियोटाइड, ग्वानाइलिक एसिड्स हम कहेंगे, ठीक है ना। ग्वानिन जो होता है ना, जैसे आर्डेनिन एंड ग्वानिन जो होता है ये प्यूरिन में आ जाएंगे, समझ रहे हो ना, प्यूरिन में आ जाएगा। एंड साइटोसिन एंड थायमिन जो होते हैं वो पायरिमिडिन में आ जाएंगे, ठीक है ना। जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं हमने उनके जो रिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पायरिमिडिन होता है। प्यूरिन में डबल रिंग रहता है, एक हेक्सागोनल रिंग रहता है, एक पेंटागोनल रिंग रहता है।
यानी कि कुछ इस प्रकार के रहेगा, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और एक 1 2 3 4 5 है ना, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहता है प्यूरिन में। देखिए स्पेलिंग देखिए, प्यूरिन, प्यूरिन में नाम थोड़ा छोटा लग रहा है, पायरीमिडिन, पायरीमिडिन में नाम थोड़ा बड़ा लग रहा है, नाम बड़ा काम छोटा, मतलब कि एक ही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये बाईसाइकिल रिंग होता है, आपको पूछा जाएगा बाईसाइकिल है या सिंगल साइकिल है या यूनिसाइकिल हम जिसको बोलते हैं। तो ये प्यूरिन हो गया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है यहाँ तक, ठीक है ना, क्योंकि फॉस्फेट जो ऐड होना जो चीज़ें होता है वो पहले तो पहला जो होता है 3 फॉस्फेट होता है, फिर उसके बाद ये फॉस्फेट रिमूव हो जाता है, फिर ऐड होता है। तो इसलिए हम न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट को ऐड करवाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्यूरिन जो ग्वानाइलिक एसिड्स होता है ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है ना, प्यूरिन। तो आप क्वेश्चन जो ऑप्शंस होता है ना यहाँ से उसको आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। ग्वानिल लिखा है तो इसको मतलब है कि ये कुछ तो प्यूरिन रिलेटेड रहेगा, पिरिमिडिन तो नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी को आप ऐसे ही रिमूव कर लोगे, ठीक है। आपको बच गया सी एंड ए बच गया, है ना, न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है। तो जब ग्वानाइलिक एसिड आ रहा है तो फिर हम देखेंगे ना साइटिडिन, टाइडिन जब आएगा वो आपकी क्या हो जाएगा, मतलब कि जो न्यूक्लियोसाइड वाला चीज़ें आ जाएगा। जब लाइक वाला चीज़ें आ रहा है इस तरीके से, है ना, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्यूरिन, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम उसके बाद बात करेंगे आपकी क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोपॉलीमर। होमो का मतलब है कि इक्वल, है ना, पॉलीमर का मतलब है कि सेम यूनिट बार बार रिपीट होना, तो हम उसको इक्वल चीज़ें, है ना, जैसे कि मान लीजिए यदि हम बात करेंगे जो सेलुलोज होता है तो ये ग्लूकोज की मतलब है कि मान लीजिए ये ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, तो बहुत सारे ग्लूकोज सब यूनिट मिलके बना रही हैं, ठीक है ना, तो इक्वल है, सारे इक्वल है तो इसलिए होमो कहेंगे। तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट है तो उसको हम पॉलीमर कहेंगे, समझ रहे हो ना। अच्छा, और कुछ रहते हैं जो कि हेटेरोपॉलीमर होते हैं, ठीक है ना, जैसे हम बोलेंगे कि लैक्टोज जो होते हैं ग्लूकोज प्लस लैक्टोज को मिला के बनी हुई हैं, है ना, अलग अलग दो चीज़ें हो गए तो हेटेरो कहेंगे। तो इसको याद रखिए, जो सेलुलोज होता है वो होमोपॉलीमर होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम बात करेंगे फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंडोल रिंग किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंडोल रिंग की यदि हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा 7 हम देखेंगे इधर नीचे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि इन इंडिया, हाँ, इन इंडिया द बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन इन हॉर्बीवरस पर्सन। जो हॉर्बीवरस पर्सन होते हैं उनके लिए बेस्ट सोर्स जो प्रोटीन रहता है, हॉर्बीवरस मतलब जो वेजिटेरियंस होते हैं, वो तो मतलब वेजिटेरियन है, एग तो कंज्यूम नहीं करेंगे, ये तो आपको पता है, मीट भी कंज्यूम नहीं करेंगे, पोटैटो कंज्यूम करते हैं। पोटैटो में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, इसलिए आपने सुना होगा जो डायबिटीज़ में सफर रहते हैं उसको पहला चीज़ जो खाने के लिए मतलब कि जो अवॉइड करना है वो तो पोटैटो है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है। तो ये पूछा है कि हमको बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है तो क्या रहेगा, पल्सेस। पल्सेस का मतलब है कि जो दाल वगैरह होते हैं ना, डिफरेंट टाइप की दाल हम कंज्यूम करते हैं वो होते हैं पल्सेस, ठीक है। दाल हो गया या जो नट्स होते हैं, जो ग्राउंड नट्स हो गया, है ना, बादाम हम जिसको कहते हैं, वो सारे चीज़ें। प्रोटीन्स आर कंडक्टेड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, प्रोटीन जो होता है बॉडी में किस प्रकार से बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं, वो अमीनो एसिड्स में, ठीक है ना। प्रोटीन्स आर कंडक्टेड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। व्हिच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन। कौन सी फंक्शनल ग्रुप जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस में यूज होगा। याद रखिए जो थायोल ग्रुप होता है SH, ठीक है ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए मेथियोनिन जो होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, सिस्टीन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। हालांकि सिस्टीन के पास भी SH ग्रुप होता है, मेथियोनिन के पास भी SH ग्रुप होता है, लेकिन जो थियोल ग्रुप जो होता है जो कि सिर्फ मेथियोनिन के पास रहेगा, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में थियोल ग्रुप की रोल रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे व्हिच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। पूरा का पूरा बायोस्फीयर मतलब बायोस्फीयर बोल रहा है, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहा है, सॉरी मतलब कि सिर्फ एनिमल नहीं बोल रहा है, एनिमल एंड प्लांट के अंदर बोल रहा है। सिर्फ एनिमल होगा तो कोलाजन हो जाएगा, यहाँ पर बायोस्फीयर दे रखा है तो क्या हो जाएगा ना, रूबिस्को हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए तो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप
एनिमल के लिए याद रखिए, ठीक है ना। जब लाइफ साइंस की आप एग्जाम दोगे ना, लाइफ साइंस पेपर के लिए, तो उसके लिए इस चीज़ों को याद रखिए। स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्रोटीन ड्यू टू, प्रोटीन की जो स्पेसिफिसिटी है क्यों है, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिसिटी ऑफ द प्रोटीन क्यों है, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, क्वांटिटी ऑफ अमीनो एसिड। याद रखिए स्पेसिफिसिटी ऑफ द अमीनो एसिड्स जो होता है, मतलब प्रोटीन जो होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उनकी सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो म्यूटेशन जब भी होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है ना, तो पहले मेथियोनिन है, फिर एलानिन है, ग्लाइसिन एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, है ना, लाइसिन, अर्जिनिन, कुछ इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। प्रोटीन जो होता है अपनी, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि उनके सिर्फ और सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ी हुई हैं बाय द जो होता है आपकी पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा ना, कॉइलिंग होता है, मतलब कि जो है ना फोल्डिंग हो जाता है। जब फोल्डिंग होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी बॉन्ड था ना, पेप्टाइड बॉन्ड था, तो उसके बाद फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट होगा, जो आपस में क्या होंगे, इस तरीके से लिपट जाएंगे, तो फोल्डिंग होगा। तो ये किस प्रकार की में फोल्डिंग रहेगा, जो वो डिपेंड करता है कि कौन से अमीनो, मान लीजिए ये जैसे कि अल्फा हेलिक्स होता है, पहला एंड फोर्थ, 1 2 3 4, ये अमीनो एसिड्स इस अमीनो एसिड्स के साथ क्या करेगा, इस फर्स्ट फोर्थ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिर ये जो सेकंड आप देख रहे हो ये फिफ्थ के साथ, थर्ड आप जो देख रहे हो सिक्स्थ के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए वो इस अकॉर्डिंग फोल्डिंग होते हैं ताकि उनके फंक्शन जो है अच्छे से कर पाएंगे। यदि इनकी सीक्वेंसेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, दैट लीड्स टू द म्यूटेशंस, जो अपनी जो काम करनी है वो नहीं कर पाएगा। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। देखिए तो क्या होता है ना, आपने सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको पता होगा, है ना। सिकल सेल एनीमिया कहाँ होता है, जो आरबीसी की जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है, नॉर्मल आरबीसी आप जो देखोगे वो बाइकॉनकेव होते हैं, मतलब कि अंदर वाला इस तरीके से थोड़ा सा खोखला होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा ताकि हीमोग्लोबिन जो है ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके ले पाएगा। लेकिन कुछ म्यूटेशंस की वजह से आरबीसी इस प्रकार की शेप से कुछ ऐसे शेप हो जाता है। तो बताइए कि ऐसे शेप में इसको हम सिकिल सेल कहते हैं, सिकिल सेल कहते हैं। क्या ऐसे शेप में, ठीक है, ऐसे शेप में ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जो है ना, जो जैसे नेचर जब बनाया था आरबीसी को, उन्होंने ऐसे बनाया है, ना तो उनमें न्यूक्लियस डाला है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें कोई भी इतना ज़्यादा सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो इसलिए क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी हो सके। तो जब शेप ही चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट जो होता है एनीमिया में सफरिंग होगा। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि जो आरबीसी जो हीमोग्लोबिन जो होता है, अल्फा एंड बीटा चेन जो होता है, तो यहाँ पे जो चेन उनका था, वहाँ पे क्या था ना, इनिशियली ग्लाइसिन था, ठीक है ना, वैलिन था, वैलिन था, वैलिन जो है रिप्लेस हो गया, ठीक है ना। वैलिन जो होता है, ग्लूटामेट वैलिन को रिप्लेस हो गया, ग्लूटामेट था, मतलब कि इनिशियली जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंसेस था, जो 6th पोजीशंस में जो अमीनो एसिड्स था, दैट इज द ग्लूटामेट था। और ग्लूटामेट जो है उसमें पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से, CAG के मदद से यहाँ पे एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया 6th पोजीशंस में, जिस वजह से वैलिन आ गया। सिर्फ और सिर्फ ग्लूटामेट की पोजीशंस में अब वैलिन है। वैलिन आने की वजह से, तो जब ग्लूटामेट था कुछ स्ट्रक्चर ऐसे था, जब वैलिन आ गया स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो गया, समझ रहे हो ना। तो एक ही अमीनो एसिड मतलब पूरा का पूरा सीक्वेंसेस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही अमीनो एसिड्स की चेंजेस हुआ, एकदम शेप ही चेंज हो गया, तो क्या हो गया, सिकिल शेप हो गया। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ग्लूटामेट जो होता है एक एसिडिक अमीनो एसिड्स होता है, वो हाइड्रोफोबिक नहीं है। वैलिन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं, वो अपने आप को वाटर से खुद को बचा के रखने की कोशिश करेगा, ताकि इसलिए ये छुप के रहेगा। तो इसलिए सेब को कुछ ऐसे ना फैला के इसे अंदर की तरफ ले गया, ठीक है। तो इसलिए पूरा का पूरा शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया तो एनीमिया हुआ, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें चलता है। तो आप याद रखिए सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ना तो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। स्पेसिफिसिटी जो होता है हर एक, जैसे हमने इंसुलिन में देखा है ना, अल्फा चेन एंड बीटा चेन्स होते हैं, उनमें जो
सीक्वेंसेस होता है उसमें रहेगा, तो सीक्वेंसेस के ऊपर उनका ज़्यादा जो चीज़ें है वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स आर एसिडिक, एसिडिक रहता है एक्सेप्ट कौन से अमीनो एसिड जो होता है वो एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे एस्पेक्टिक एसिड्स लिखा है ग्लूटामिक एसिड से, यहाँ से तो आपको कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसिड लिखा है, नाम पे एसिड लिखा है, फिर हम क्यों डाउट करेंगे। ठीक है, टायरोसिन अभी मैंने आपको बताई थी, टायरोसिन क्या है, टायरोसिन एक एरोमेटिक एमिनो एसिड्स है, मैंने बताई थी। WIF याद रखिए, फिनाइलएलानिन, एफ से फिनाइलएलानिन है ना, वाई से टायरोसिन एंड टायरोसिन फिनाइलएलानिन ट्रिप्टोफान, W स्टैंड फॉर ट्रिप्टोफान। तो ये जो होते हैं वो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ना, थ्रियोनिन जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 से हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए, अच्छा, इंडोल रिंग इज प्रेजेंट, जो इंडोल रिंग होता है मतलब कि यहाँ पे अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है ना। इंडोल रिंग किस में होता है, ट्रिप्टोफान में होता है, जो मतलब कि जो एरोमेटिक हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक कुछ एरोमेटिक ऐसा रिंग प्रेजेंट होता है, ट्रिप्टोफान में होता है। देखिए ट्रिप्टोफान दे रखा है, यदि ट्रिप्टोफान ना दे के ऐसे ट्रिप्टोफान ऐसे बोलेगा, हाँ इंडोल रिंग एब्सेंट, इनमें से किस में एब्सेंट होगा, ऑप्शन में ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन दे देगा और एक आर्जिनिन दे देगा, तो आंसर आर्जिनिन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जितने भी एरोमेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें इंडोल रिंग होता है। ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सुगर इन न्यूक्लिक एसिड्स। सो देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप याद रखिए ये क्वेश्चन जो है ना बेसिक है, लेकिन आपको समझने वाली बात है ना। देखिए किन किन के बीच में बॉन्ड दे रखा है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सुगर, तो हम पेंटोज शुगर की पिक्चर बनाएंगे, कुछ इस प्रकार की पेंटोज शुगर की पिक्चर है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है 3 है, ये 4 एंड 5 है। तो 5th कार्बन के पास क्या लगेगा ना, आपका फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे याद रखिए इन वो दोनों के बीच में जो होता है, ठीक है, हाँ आपकी यहाँ पे शुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है हम उसको ग्लाइकोसिडिक कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। एंड फॉस्फेट के साथ जब जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, ये होता है फॉस्फोईस्टर, फॉस्फेट जब जुड़ेगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ईस्टर, समझ रहे हो ना, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होता है। यदि हम बात करेंगे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ये एक फॉस्फेट हो गया, ये दूसरा फॉस्फेट, ये तीसरा फॉस्फेट जब जुड़ता है, ये दोनों को हम बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड। पहला बॉन्ड जो होता है शुगर एंड किन किन के बीच में, शुगर एंड जो आपकी पहला फॉस्फेट के बीच में जो होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होता है। एंड इसके बाद जो पहला फॉस्फेट होगा, क्योंकि ATP हम पढ़ते हैं ट्राई फॉस्फेट होता है, उसके बाद मतलब 3 फॉस्फेट कुल मिला के लगेगा, जो सेकेंड 2 फॉस्फेट होता है वो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, मान लीजिए कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे होगा, तो यहाँ इनकी जो फॉस्फेट आ रही है, इनकी जो 3 प्राइम पे जो OH होता है, ये दोनों के में जो होता है ये होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है ना, तो ये फॉस्फोडाइस्टर है क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व हो रहे हैं, डाइस्टर, यहाँ पे होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, यहाँ पे होता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, एंड ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे होता है। तो हम ऑप्शन देख लेंगे क्या क्या है आपके पास। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन दे रखा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सल्फर, कहाँ गया, हाँ द बॉन्ड, अच्छा द बॉन्ड दे रखा है कि द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इन न्यूक्लिक एसिड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो नहीं होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में है। पेप्टाइड बॉन्ड तो अमीनो एसिड्स के बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड दे रखा है, यहाँ पे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड देना चाहिए था, ये ईस्टर दे रखा है, ईस्टर भी नहीं होगा। ईस्टर बॉन्ड हम देखेंगे कहाँ पे, अब जब लिपिड के बारे में हम जो होगा तो ईस्टर बॉन्ड होता है, वो भी नहीं होगा। तो आंसर नॉन ऑफ दीज एबव हो जाएगा। लेकिन उनकी जो आंसर है वो क्या है, इनके पूछा है तो फॉस्फो, हम देखेंगे क्या है ना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है, फॉस्फो ईस्टर, नॉट
ईस्टर, ओनली ईस्टर नहीं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है, तो ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम देखेंगे फिर क्वेश्चंस दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 16 को फोकस कीजिए, है ना, थोड़ा मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि प्रोटीन कॉन्सिस्ट ऑफ, प्रोटीन में आपको कौन सी चीज़ें देखने, कार्बन देखने को मिला, यस, हाइड्रोजन देखने को मिला, यस, क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन प्रोटीन में नहीं है, सल्फर होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये भी होते हैं, कार्बन मैंगनीज नहीं होता है, ठीक है ना, फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन, आयोडीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा, क्योंकि मैंने बात की थी फॉस्फोरस नहीं होता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये हो जाएगा। यदि उनके साथ साथ भी सल्फर ऐड करेगा तो भी होगा, तो इन्हें ये सारे में अलग अलग रखा है। फिर हम देखेंगे ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन जो है कहाँ स्टोर होकर रहता है, याद रखिए लिवर एंड मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होकर रहता है। जो एनिमल्स के अंदर देखिए जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट के अंदर उसको हम स्टार्च कहलाता है, एंड एनिमल के अंदर उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोरेज एरिया होता है आइदर लीवर होगा नहीं तो मसल्स होगा, ठीक है ना, और वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, क्योंकि स्टार्च क्या है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन केस ऑफ प्लांट, अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन तो एनिमल में स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है। वैक्स जो होता है ये क्या है, यदि हम बात करेंगे वैक्स के बारे में, ये लिपिड वाली चीज़ें हमने बात किए थे, वैक्स है ना, वैक्स हनी बी हाइव जो वैक्स होता है ना। अच्छा, ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय, जो फैटी एसिड्स की जो लॉन्ग चेन हमने देखा था वो कैसे बनी हुई है, लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन यदि आप बात करोगे फैटी एसिड्स के बारे में कुछ इस प्रकार से बनी हुई थी, मान लीजिए CH3 है, फिर CH2, तो अल्टीमेटली जाके ये COOH में ख़त्म होगा, ठीक है ना। 16 कार्बन हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये दे रखा है कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, डिकम्पोजिशन ऑफ फैट, फैट के डिकम्पोजिशन होने के बाद वो रैंसिडिटी हो जाता है। आपने देखे होंगे घर में नारियल तेल जो होता है ना, मान लीजिए बहुत ज़्यादा दिन कैसे घर में रह गया या वाटर के कांटेक्ट में आ गया, थोड़ा मतलब कि अजीब सा स्मेल आता है, उसको हम रैंसिडिटी कहते हैं, है ना, मतलब कि ख़राब हो जाता है हम जिसको बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल तो नहीं होगा, मान लीजिए आप बहुत दिन हो गया तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे हाँ पॉलीमराइजेशन ऑफ तो ग्लाइकोजन, यहाँ पे तो फैटी एसिड्स की बात होता है, ग्लाइकोजन तो कार्बोहाइड्रेट है, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन ये भी तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों ऑप्शंस में क्या होगा ना, पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड की पॉलीमराइजेशन हो, मतलब जैसे देख सकते हो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए हमने ऐसे किया CH3, इसको CH2 किया, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड है, आगे एक बॉन्ड है, पीछे एक बॉन्ड है, तो 4 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन सी ये वाला। तो उसके बाद रखा है कि 20 क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमको मार्क करनी है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम गेट डैमेज एबव 40 डिग्री सेल्सियस, एंजाइम्स जो होते हैं ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अच्छा खासा परफॉर्म शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसको हम जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो ज़्यादा परफॉर्म शो कर पाएंगे, ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे, तो उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। उससे ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत, उससे लेस होगा तो भी दिक्कत। तो ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम गेट डैमेज एबव 40 डिग्री सेल्सियस, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन, समझ रहे हो ना, मतलब कि 40 डिग्री से 10 डिग्री आगे जाओगे तो भी रिएक्शन हम पर होगा, नीचे आओगे 40 डिग्री से तो भी रिएक्शन हम पर होगा। अच्छा, तो फिर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दे रखा है द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्सिलरेट द रिएक्शन, accelerate the rate of hydration of carbohydrate by about 10 millions टाइम। अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम हम कहाँ पढ़े थे, हम जब कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा, कहाँ पर हमने जब RBC जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हमने पढ़े थे,
तो वहाँ पर हमने देखा था कि कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स जो होता है तो उसको H2CO3 में कन्वर्ट करेगा, फिर वही H2CO3 को अगेन कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बाइकार्बोनेट CO3 माइनस एंड H+ में कन्वर्ट कर लेगा। समझ रहे हो ना? तो ये बोल रहा है कि द एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज एक्सीलरेट है, मतलब कि स्पीड अप कर लेगा रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर को मिलाना 10 मिलियन टाइम्स। मतलब है कि जब कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शंस है 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा स्पीड में हो रहा है। ठीक है ना, हमारे बॉडी के अंदर ये हो रहा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव आंसर सही होगा, मतलब कि सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इस स्टेटमेंट को भी आप स्टेटमेंट वाइज याद रख सकते हो, ये एक एक चीज़ें हैं। फिर हम देखेंगे केम। हमेशा याद रखिए केम जो होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, हाफ ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने के टाइम पे भी आपको बताई थी कि केम क्या होता है, हमेशा याद रखिए। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे केम क्या होता है। ठीक है, अच्छा केम इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्या होता है। देखिए क्या होगा, मान लीजिए एक साइड्स में हमने सबस्ट्रेट लिया, दूसरे साइड्स में हमने तो उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए, ठीक है ना, स्पीड कितना स्पीड में वो हो रहा है उसको देखिए। तो एंजाइम्स हमने लेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स हम ले लेंगे, ठीक है, उसको स्पीड को हम मेजर करेंगे। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो इनिशियल टाइम पे यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा जैसे कि मान लीजिए आपके पास 15 एंजाइम है, तो ये 15 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा। समझ रहे हो ना? 15 एंजाइम है, 15 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड हो गया तो प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हो? तो एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद तो प्रोडक्ट बनेगा ना। अच्छा, जब आपके पास ये तो बॉडी में फिक्स रहता है, ये तो सही है। तो जब आपके पास एक सबस्ट्रेट है तो ये प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देगा, 2 होए तो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि आपके पास 15 है। तो जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि एंजाइम पहले से है। लेकिन 15 सबस्ट्रेट के बाद आप मान लीजिए 16, 17, 18, मान लीजिए जब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए एक्चुअली ये PDF है थोड़ा, इसलिए लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास 15 एंजाइम है और आपने क्या किया, इस 15 एंजाइम जब एक सबस्ट्रेट आपने डाला तो मान लीजिए मतलब कि 2 mg प्रोडक्ट आ रहा था। जब आपने 2 डाला तो 4 mg आया, फिर आपने 3 डाला 8 mg आया, 4 डाला 16 mg। समझ रहे हो ना? कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आप जब जैसे जैसे आपने सबस्ट्रेट ऐड किया तो वो प्रोडक्ट के में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आप जब समझ रहे हो ना, आप जब 15 प्रोडक्ट डालोगे तो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा, मान लीजिए 500 प्रोडक्ट आ गया। लेकिन जब आप 17 सबस्ट्रेट डालोगे, क्या 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारे एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो चुके हैं। आप प्रोडक्ट डालोगे, क्या बेनिफिट क्या है? कुछ भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एंजाइम ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है। आपके पास तो एंजाइम ब्लैंक नहीं है, ठीक है ना, एंजाइम की सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है, वहीं पे आ जाकर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है। अब आपके पास तो एक्स्ट्रा एंजाइम्स नहीं है, तो बाइंड किसके साथ होगा? तो बाइंड नहीं हो पाएगा। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, जितना हाइस्ट था वही हाइस्ट लेवल में रहेगा, उसको हम मैक्सिमम कहते हैं, बी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आया या नहीं? ठीक है, अच्छा तो ये बोलता है कि इनिशियली जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस को बढ़ाएंगे प्रोडक्ट भी बनना बढ़ेगा, मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम के बाद आप जितने भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 था, इंक्रीज हुआ, 2 आपने किया तो भी इंक्रीज हुआ, जब आपने 3 किया इंक्रीज हुआ, मान लीजिए 5 किया इंक्रीज हुआ, मान लीजिए 8 में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ, या तो 10 में, यहाँ पे 10 कर लीजिए, 10 में हाईएस्ट हुआ। उसके बाद आपने जितने भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाओगे, मान लीजिए 10 थे आपने 15 किया या कुछ किया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मतलब कि प्रोडक्ट जो है इंक्रीज नहीं होगा। तो मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिल रहा है ना, 10 पे आ रहा है ना जब से। अच्छा तो इसको हम क्या कहेंगे ना, वी मैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वी मैक्स कहेंगे। अच्छा इनकी हाफ जो होता है, ये मान लीजिए ये यहाँ पे मान लीजिए कितना मैक्सिमम था, मान लीजिए ये 100 हो गया, तो ये जो वी मैक्स की आधा जो रहेगा मतलब 50 होगा टोटल, मान लीजिए 100 में जाके स्टक हो गया। तो उनकी वी मैक्स की जो हाफ होता है, हाफ टाइम में
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना था, उनकी हाफ टाइम पे आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना था, इसको हम बोलते हैं केम। तो आप केम को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, केम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेयर द मैक्सिमम वेलोसिटी इज हाफ। समझ रहे हो ना, मतलब कि केम आप कोई माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट हम ऐसे तो लेके चलते हैं वो जो उनकी जो क्या इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन केम एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। इस सेट्स में हमने सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन लिए थे ना, तो केम को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि एंजाइम्स की और एफिनिटी है या नहीं है। समझ रहे हो ना, मान लीजिए आपने देखा कि केम यहाँ पे 5 है, आप बोलोगे और 5 आप ऐड करोगे ना तो भी जो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हो ना, तो लो केम मतलब कि हाई एफिनिटी है ना, मान लीजिए 10 है ना, पूरा सैचुरेट हो गया है, तो इसलिए केम हमेशा याद रखिए। तो हमने तो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, देखिए हम स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ लेंगे, देखिए क्या है। केम इन एंजाइम रिएक्शंस द टेम्परेचर इन केल्विन एट व्हिच रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है ना, केम इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस द टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर को हम केल्विन में ले लेंगे, एट व्हिच रिएक्शंस वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, इधर रखा है टेम्परेचर दे रखा है। द वैल्यू एट व्हिच ऑल द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेटेड, केम में सैचुरेशन हो रहा है क्या, केम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट फॉर वी मैक्स। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ना ये थोड़ा सा सही है, लेकिन गलत कहाँ पे है, ये दे रखा है बी मैक्स। यदि बी मैक्स में हाफ ऑफ द बी मैक्स दे रखा होगा तो सही होता होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो आप ऐसे देना चाहिए था, केम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हिच रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है ना, ये दे रखा है कि रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम पर है, नहीं, रिएक्शन वेलोसिटी जब मैक्सिमम है उनकी आधा टाइम पे कितना सबस्ट्रेट था वही है केम। केम एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से है, तो ये भी गलत हो गया, तो नॉन ऑफ द आंसर होगा। ठीक है ना, उनमें से कौन सी भी सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द केम। क्लियर हुआ केम, ये आपको दिमाग में अच्छे से सेट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस में दे रखा है कि जो द क्लास एंजाइम, हम ओटलील भी पढ़े थे, ठीक है ना, ओटलील जो कि ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफोरेज। ठीक है, अच्छा, तो 22 क्वेश्चंस दे रखा है कि द क्लास ऑफ एंजाइम दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, वाटर के एडिशंस नहीं होगा तो कौन सी होता है ना, आपकी लाइज जो होता है वो वाटर के एडिशंस नहीं करवाता है। ठीक है ना, वाटर लिविंग ए डबल बॉन्डेज। तो देखिए ओटलील आप याद रखिए, ओटलील जो होता है ऐसे याद रखिए, OTH ओटलील। ठीक है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज ट्रांसफरेज हाइड्रोलेज है ना, लाइएज आइसोमरेज लाइगेज। लाइगेज जो होगा ज्वाइन करेगा, ज्वाइनिंग जैसे हम डीएनए लाइगेज पढ़ते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज एक ऑक्सीडेशन करवाएगा, दूसरे में रिडक्शंस करवाएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है। ट्रांसफरेज ग्रुप को ट्रांसफर करता है ना, यहाँ पर दे रखा है कि रिमूवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट विदाउट एडिशन ऑफ वाटर दे रखा है, ट्रांसफरेज में विथ एडिशन, लेकिन जो लाइएज होता है यहाँ पे वाटर की जरूरत नहीं होता है। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स, उनमें से कौन सी जो होता है वो एसेंशियल फैटी एसिड्स होता है। देखिए तो हम थोड़ा देख लेंगे कि एसेंशियल्स वाले जो होता है फैटी एसिड्स जो होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की यदि हम बात करेंगे, मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, फैटी एसिड्स को भी हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड करके दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। ठीक है, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, अच्छा, जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड में आपको ओनली सिंगल बॉन्ड दिखने को मिलेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड दिखने को मिलेगा। यदि पूरा का पूरा चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है ना, एक डबल बॉन्ड दिखने को मिल रहा है, तो उसको हम मुफा बोलेंगे, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मुफा बोलेंगे। यदि पूरा का पूरा चेन के अंदर आपको एक से ज़्यादा मिल रहा है ना, दो मतलब कि दो से ज़्यादा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, कुछ ऐसे है, तो उसको हम पुफा बोलेंगे। ठीक है, पुफा बोलेंगे। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, समझ रहे हो ना,
विच कैन नॉट सिंथेसाइज्ड इन द एनिमल बॉडी। पॉलीपूफा जो होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं होता है। देयर मस्ट बी सप्लाइड विद द फूड, उसको हम फूड के थ्रू सप्लाई करते हैं। तो उनमें से लिनोलेइक एसिड्स आ जाएगा, लिनोलेइक एसिड्स, ये आप जो देख रहे हो लिनोलेइक एसिड्स आ जाएगा, लिनोलेनिक एसिड्स आ जाएगा, ठीक है, लिनोइलेइक ना, लिनोलेनिक एसिड्स आ जाएगा, आराकिडोनिक एसिड्स आ जाएगा, ठीक है। आराकिनिक एसिड्स हम जो कि एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। तो एसेंशियल हम तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज एबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि एसेंशियल हम तभी बोलेंगे जब हमारे बॉडी उसको नहीं बना सकता है, उसको हम डाइट के थ्रू लेते हैं तो उसको हम एसेंशियल कहेंगे, क्योंकि बॉडी के लिए ज़रूरत है लेकिन बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है तो हम डाइट के थ्रू लेते हैं, तो है ना। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मॉलिक्यूल्स आर, जो लिपिड होते हैं वो क्यों वाटर में इनसॉल्युबल्स होते हैं, देखिए क्यों, क्योंकि लिपिड जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, नहीं न्यूट्रल तो नहीं होते। ज्यूटराइन प्रॉपर्टी जो, ये तो आपका अमीनो एसिड शो करेगा, क्योंकि अमीनो एसिड्स में एक में अमीन ग्रुप होता है और दूसरे में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो ज्यूटराइन जब भी प्लस माइनस एट ए टाइम आ जाएगा ज्यूटराइन बोलेंगे। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसलिए मतलब वाटर से बच के रहने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोफिलिक तो नहीं होगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपकी 20 फॉस्फोलिपिड्स आर, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टेंट्स ग्लिसरॉल, कैन फॉर्म बाइलर इन वाटर। हाँ, फॉस्फोलिपिड तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ना, फॉस्फोलिपिड की बाइलर होते हैं, तो बाइलर ये वाटर में फॉर्मेशन करेंगे, यस जरूर कर पाएंगे, है ना, बाइलर फॉर्मेशंस करेंगे वाटर में। तो अच्छा कैन फॉर्म, अच्छा बाइलर दे रखा है, नहीं फॉस्फोलिपिड की बाइलर था ना। अच्छा हम देखेंगे, आगे देखेंगे। फिर दे रखा है कि फॉस्फोलिपिड्स आर, ठीक है। अच्छा देखेंगे फॉस्फोलिपिड्स आर हाइड्रोफिलिक, ओ ये को अच्छा सर यहाँ पे देखेंगे फॉस्फोलिपिड्स क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि हाइड्रोफिलिक। फॉस्फोलिपिड हमने पढ़े थे, फॉस्फोलिपिड बाइलर, ये था उनका क्या, हाइड्रोफिलिक था, वाटर लविंग था हेड, एंड टेल जो था हाइड्रोफोबिक था। तो कुल मिला के आम्फीपैथिक होता है, ठीक है ना। हाइड्रोफिलिक दे रखा है, फोबिक दे रखा है, तो यूनिक हो गया। आम्फीबोलिक दे रखा है, आम्फीपैथिक दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे, ये क्या होता है ना, आम्फीपैथिक होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक जो है उनमें रहेगा, तो इसलिए हम उसको आम्फीपैथिक कहते हैं। फॉस्फोलिपिड ये बाइपोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट व्हाइल द फॉस्फेट कंटेन्स द एंड ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड्स। तो देखेंगे किस तरीके से चीज़ें होता है, देखिए तो लिपिड की जब हम जनरल फॉर्म मतलब चीज़ें देखेंगे, ये इस तरीके से ग्लिसरल होता है, इस तरीके से फैटी एसिड्स की चेन होता है, समझ रहे हो ना। अच्छा फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स में मतलब कि 3 फैटी एसिड्स की चेन रहेगा, हम उसको ट्राइग्लिसराइड्स कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फैटी एसिड्स आप देख रहे हो, यहाँ पे मतलब कि 2 फैटी एसिड्स की चेन रहता है, एंड यहाँ पे आके एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, उनकी हेड में ऐड होता है, उसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम जब बनाते हैं ना, टेल बनाते हैं इस तरीके से, दो इस तरीके से उनका टांग बनाते हैं, तो 2 फैटी एसिड्स की चेन होता है और इनकी हेड होता है जो कि ये वाला, इसमें फॉस्फेट अटैच रहता है। तो इसलिए ये वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में रहने की कोशिश करते हैं, ये वाटर के बच के रहने की कोशिश करते हैं, तो आम्फीपैथिक होते हैं। आम्फीबोलिक का मतलब है कि जैसे आपकी क्रेब साइकिल हो गया, ये एक आम्फीबोलिक पाथवे होता है, मतलब कैटाबोलिज्म भी होता है, एनाबोलिज्म भी होता है, इसलिए क्रेब साइकिल को आम्फीबोलिक पाथवे भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे कोलेस्ट्रॉल अकर प्रीडोमिनेंटली इन, कोलेस्ट्रॉल जो होता है कहाँ पे होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल आपको प्रीडोमिनेंटली कहाँ दिखने को मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल नहीं है इतना, मस्कुलर टिश्यू में तो मसल्स रहेगा, मतलब कि फैट जो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू में इतना नहीं रहेगा, कनेक्टिव टिश्यू में कुछ जो फैटी रहता है वो में रहेगा, लेकिन मस्कुलर में नहीं रहता है, एपिथेलियल टिश्यू में नहीं, प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं। आपकी नर्वस टिश्यू जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो चारों तरफ जो है ना इस तरीके से जो चीज़ें रहता है उसको हम बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ। तो न्यूक्लियोटाइड किस किस को लेके बनी हुई हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड की जब हम बात करेंगे, एक तो पेंटोज शुगर रहेगा, ठीक है, पेंटोज शुगर रहेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस रहेगा, है ना, शुगर, ये नाइट्रोजन 80 GC में कुछ में एक रहता है 80 GC,
ठीक है, कोई एक रहेगा और यहाँ पे फॉस्फेट रहता है, तो ये दोनों को मिला के न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस तीनों मिल जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ईच न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय बेस शुगर OH, ये तो नहीं है, बेस शुगर फॉस्फेट, हाँ बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, हाँ शुगर फॉस्फेट सिर्फ दे रखा है, ये तो नहीं होगा। बेस शुगर फॉस्फेट मतलब कि मल्टीपल टाइम्स में इधर रखा है, नहीं मल्टीपल टाइम्स में जो होता है वो DNA में होता है, समझ लो ना। न्यूक्लियोटाइड्स ये पूछा है ना हमको, तो इसलिए D तो नहीं होगा। देख क्या हो जाएगा तो जो है आपका, ठीक है। अच्छा, तो हम देखेंगे EB होगा, है ना। ये क्यों नहीं हुआ समझो, ये तो सही है लेकिन यहाँ पे टू दी पावर n कर देखा है, तो ये DNA के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए सही है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ हमको सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछा है, तो हम क्यों ऐसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इन DNA प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेसिस आर, तो DNA में क्या होता है, प्यूरिन pyrimidine। हमने ये चीज़ भी बात किए थे कि एक दो होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, एक होता है प्यूरिन, प्यूरिन में AG आ जाएंगे, मतलब AG आबे गद्दा मैंने आपको बताई थी AG, एंड पायरीमिडिन, जैसे बोलते ना हस्बैंड वाइफ, AG सुनिए, तो इस तरीके से। तो आप याद रखिए CUT याद रखिए, CUT, तो कट याद रखिए। तो DNA में यूरासिल नहीं है, ये RNA में होता है, DNA में साइटोसिन एंड थायमिन होता है, ठीक है ना। DNA प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस होता है, आर्डेनिन एंड जोसिन, ठीक है। थैंक यू।